वेलकम टू डाइव टू लर्न। मैं लोकेश अग्रवाल आप लोगों को आज अकाउंटिंग रेशोज़ सिखाने वाला हूँ। हम लोग दो वीडियोस के अंदर अकाउंटिंग रेशोज़ को कवर करेंगे। आज सारे फार्मूले याद करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशल टर्म्स सीखेंगे कि जो अकाउंटिंग टर्म्स यूज़ हुई हैं उनका क्या एक्सप्लेनेशन है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन डाइव टू लर्न भी लॉन्च हो चुकी है। आप लोग इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमें 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दें। और आप लोगों को जो भी सजेशंस वगैरह हों हमें कमेंट सेक्शन में या डाइव टू लर्न में ज़रूर रिस्पॉन्स करें। थैंक यू। दोस्तों, ये जो रेशोज़ का टॉपिक है ना, ये रेशो एक फैमिली है। इस फैमिली के है ना 5 मेंबर्स हैं। लिक्विडिटी रेशोज़, लिवरेज रेशोज़, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशोज़, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशोज़। टोटल इस फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और इन 5 मेंबर्स की फैमिली के अंदर और कुछ मेंबर्स आ गए। तो आप लोगों को क्या करना है, रेशोज़ के फार्मूले याद करने हैं। अब रेशो याद करने में आती है दोस्तों को समस्या, क्या कि रेशो याद तो करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। अब मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि रेशो को याद करने के लिए उसके नाम से जुड़ी हुई कोई पहचान सोचनी होगी। आप जैसे उसके नाम से जुड़ी हुई पहचान को समझ लेंगे कि वो रेशो कैसे बना है, तो फिर आप उसको लाइफ टाइम के लिए याद रख सकते हैं। आपको कभी भी रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं, लिक्विडिटी रेशोज़ से शुरुआत करते हैं। देखिए, लिक्विडिटी रेशोज़ में हमारा सबसे पहला टॉपिक है करंट रेशोज़। करंट रेशो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है करंट। अब करंट नाम की आपको दो चीज़ें पता है, एक होती है करंट असेट्स और दूसरी होती है करंट लायबिलिटीज़। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब हमारा नेक्स्ट है लिक्विड रेशो, जिसका एक और नाम है क्विक रेशो। देखो, लिक्विड रेशो और क्विक रेशो एक ही चीज़ के दो नाम है। इसका मतलब है लिक्विड असेट्स, ऑलमोस्ट लिक्विड असेट्स। तो इसमें क्या होता है, ऊपर लिक्विड असेट्स आ जाती हैं और नीचे आ जाती हैं करंट लायबिलिटीज़। अब सवाल ये भी आता है कि सर लिक्विड असेट्स कौन कौन सी होती हैं, करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, करंट असेट कौन सी होती हैं, ये भी बता दूं। तो इसके लिए मैं इसी वीडियो में सारे फार्मूले याद करवाने के बाद आप लोगों को एक और चार्ट दिखाऊंगा, जिसके अंदर हम सारे के सारे आइटम्स के अंदर देखेंगे क्या क्या आता है उनके अंदर। अब आता है हमारा तीसरा, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशोज़। एब्सोल्यूट लिक्विड यानी बिल्कुल जो कैश की फॉर्म में हो, जैसे कि कैश और बैंक, और इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जिन्हें इमीडिएटली बेचा जा सकता है, शेयर्स वगैरह। ठीक है। अब देखो, तीनों में अगर कॉमन चीज़, अब लिक्विडिटी रेशोज़ की पहचान सुनो, चाहे करंट रेशो हो, चाहे लिक्विड रेशो हो, चाहे एब्सोल्यूट लिक्विड हो, तीनों में नीचे तो करंट लायबिलिटीज़ रहेगा। यानी एक बात तो आपको याद हो गई कि सर डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज़ आएगा। ऊपर क्या आएगा, करंट रेशो है तो करंट असेट्स, लिक्विड रेशो है तो लिक्विड असेट्स, और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो है तो वहाँ पे क्या आएगा, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ठीक है। तो आओ एक बार तीनों को एक बार रिवाइज कर ले। तीनों में क्या क्या था, करंट रेशो के अंदर ऊपर करंट असेट्स, लिक्विड रेशो में लिक्विड असेट्स, और एब्सोल्यूट वाले में कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। आई होप आप लोगों को ये 3 फार्मूले तो याद हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं टर्नओवर रेशोज़ की। मैं लिवरेज रेशोज़ को अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को टर्नओवर रेशोज़ पढ़ा रहा हूँ। टर्नओवर रेशोज़ के का दूसरा नाम एक्टिविटी रेशोज़ भी होता है, एक्टिविटीज़ रेशोज़। ठीक है। अब ये टर्नओवर रेशोज़ की क्या पहचान है, सुनना ज़रा। टर्नओवर का दूसरा नाम होता है सेल्स। टर्नओवर का दूसरा नाम क्या होता है, सेल्स। यानी कि टर्नओवर के फार्मूलों में सेल्स आना चाहिए, पहली बात तो ये, क्योंकि टर्नओवर किसका सिनोनिम है, सेल का सिनोनिम है। ठीक है। अब टर्नओवर, ओवर का मतलब होता है ऊपर। मैं आपको याद रखने का तरीका समझा रहा हूँ। देखो, समस्या तो यही आती है ना, फार्मूला याद नहीं आता पेपर में, तो फिलहाल हमें फार्मूला याद करने का तरीका सीखना है। टर्नओवर का सिनोनिम है सेल और ओवर का मतलब है ऊपर। यानी एक बात तय है कि इन फार्मूलों में सेल ऊपर आनी चाहिए। ध्यान से सुनना, मैं अपनी बात को बाद में कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि टर्नओवर रेशोज़ जो होते हैं, जिनके भी नाम के पीछे टर्नओवर लग जाए, उनके नाम उनके फार्मूले में ऊपर सेल आना चाहिए। आओ जरा फार्मूले बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, कि अगर हम ये फार्मूले बनाते हैं तो कैसे, उसमें क्या क्या लिखते हैं। आओ देखो, सबसे पहला जैसे टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो। ठीक है। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो, जैसे टर्नओवर रेशो सुनाना तो हमारे दिमाग क्लिक कर गया।
कि ऊपर तो क्या आना चाहिए, नेट सेल्स, और नीचे आ जाएगा फार्मूला। जैसे हमने शुरुआत से सीखा ना, अगर हमें रेशो याद करने हैं तो उनके नामों को समझना होगा। तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, टर्नओवर से याद आया सेल ऊपर है, और टोटल एसेट कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बन गया टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। ठीक है। दूसरा, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। तो एक बात तो तय है कि ऊपर क्या आ जाएगा, नेट सेल्स, नीचे क्या आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स। नाम से पहचान है, ऊपर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो है तो टर्नओवर रेशो सुनते ही ऊपर आया नेट सेल, और नीचे क्या आ जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगी। चलिए अब आप लोग बनाइए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, है ना। एक बात तो दिमाग में पहले ही आ चुकी है कि सर ऊपर आ जाएगा नेट सेल्स और नीचे आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ को, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। आप चाहें तो याद रख सकते हैं नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो आप ये ऐसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो भी बन गया आपका। नेक्स्ट, कैपिटल टर्नओवर रेशो, वो था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब हम बात करें कैपिटल टर्नओवर रेशो की। तो अगर कैपिटल टर्नओवर रेशो की बात करें तो ऊपर क्या आ जाना चाहिए, नेट सेल्स, और नीचे क्या आ जाना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। बताओ आपको 4 फार्मूले ये भी याद हो गए या नहीं हुए, याद हो रहे हैं ना फार्मूले आप लोगों को। तो टर्नओवर रेशोज में आप लोगों ने सीखा कि जब भी टर्नओवर होता है तो ऊपर क्या आ जाता है, नेट सेल्स आ जाता है। ठीक है, और नीचे आ जाता है उस टॉपिक का नाम जो रेशो पूछा गया है। ठीक है, अब बात आती है डेटर टर्नओवर रेशो की। देखिए जो डेटर टर्नओवर रेशो है ना, ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशो का नया नाम भी आ चुका है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। फिलहाल मैं आपको डेटर टर्नओवर रेशो याद करवा देता हूँ। देखो डेटर टर्नओवर रेशो में भी ऊपर नेट सेल्स आनी चाहिए और नीचे आना चाहिए डेटर्स, है ना। अब दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान से सुनना, ऊपर नेट सेल्स आएगी, बात सही है, नीचे भी डेटर आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है, सुनना जरा ध्यान से। देखो डेटर कौन बनता है हमारा, हर वो बंदा जिसको हमने माल बेचा है या केवल वही बंदा जिसको उधार में सामान बेचा है। डेटर वही होता है ना जिसको हमने उधार में सामान बेचा है। तो डेटर की रिलेशनशिप किसके साथ होती है, ऑल सेल्स, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स। तो आप लोगों का जवाब आएगा कि सर डेटर की रिलेशनशिप तो केवल क्रेडिट सेल्स के साथ होती है। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाना चाहिए, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। अब ये एवरेज का मीनिंग क्या है बेटा, ये जो अभी हमारे 3 रेशो आएंगे जो करंट एसेट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि डेटर, क्रेडिटर और स्टॉक टर्नओवर रेशो, ये 3 रेशो आएंगे हमारे, तीनों करंट एसेट्स होती हैं। इनके अंदर क्या होता है, नीचे केवल डेटर का बैलेंस नहीं लिखा जाता क्लोजिंग, इनमें डेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग जोड़ के एवरेज निकाला जाता है, 2 से डिवाइड करके। ओपनिंग और क्लोजिंग प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, तो जो एवरेज निकला वो एवरेज डेटर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या बना डेटर टर्नओवर रेशो का, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। बताओ याद हुआ ये भी, चलो ठीक है। अगला फार्मूले की बात करते हैं अब हम लोग, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, अब यहाँ पे आप फिर से देखेंगे, मन तो कर रहा है कि सर ऊपर सेल्स लिखें, क्योंकि टर्नओवर रेशो दिमाग में आते ही हम लोगों को क्या लिखने को मिलता है कि सर ऊपर नेट सेल्स आनी चाहिए। लेकिन अब जरा सुनना, क्रेडिटर की रिलेशनशिप किसके साथ होती है, कोई हमारा क्रेडिटर कब बनता है, जब हम सामान खरीद के लाते हैं या बेचते हैं उसको। सेल के समय कोई क्रेडिटर बनता है क्या, नहीं ना। कब बनता है कोई क्रेडिटर, जब हम उससे परचेज करते हैं, है ना। अच्छा, नकद में या उधार में, कैश में या क्रेडिट में, उधार परचेज करते हैं तभी तो बनता है। यानी कि क्रेडिटर की रिलेशनशिप होती है क्रेडिट परचेज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या याद करेंगे, क्रेडिटर की रिलेशनशिप होती है क्रेडिट परचेज के साथ, तो ऊपर क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा एवरेज क्रेडिटर्स। मैंने आपको बताया जैसे डेटर में भी आगे क्या लगाना है, एवरेज, ऐसे ही क्रेडिटर में भी क्या लगाना है, एवरेज। तो आपको याद हो रहा है डेटर टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। चलिए नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशो। अब स्टॉक के साथ आती है समस्या। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जैसा भी लगे एडजस्ट कर लेना, डाइजेस्ट कर लेना उसे। चलो देखो, स्टॉक की जो रिलेशनशिप होती है, स्टॉक माल सामान, है ना, इस ये थोड़ा सा क्या है, इसकी रिलेशनशिप थोड़ी सी डाउटफुल है। ये क्या, आता तो परचेज के साथ है, जाता सेल के साथ है ना। माल जो होता है, सामान जो होता है, वो किसके साथ होता है, स्टॉक जो है, इन्वेंट्री जो है, ये आती तो सेल परचेज के साथ है और जाती सेल के साथ है। यानी इसकी रिलेशनशिप
दोनों के साथ है, परचेज के साथ भी और सेल के साथ भी, और ये किसी को नाराज़ भी नहीं करना चाहती इन्वेंट्री। तो ये क्या किया है इस फार्मूले में, नीचे तो वही आएगा एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक बोल दो, ऊपर क्या आएगा, ना तो परचेज ना सेल, कोई ऐसा वर्ड जो परचेज और सेल दोनों से सामंजस्य बना के बैठ जाए, वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट का मतलब परचेज करने की कॉस्ट, और सोल्ड तो सेल्स है ही, है ना। तो इसने क्या वर्ड निकाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो स्टॉक टर्नओवर रेशो एक अकेला ऐसा फार्मूला है जिसमें ना ही सेल है ना ही परचेज है, जबकि इन दोनों से मिला जुला सा एक नाम है जिसको नाम दिया गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये होता है स्टॉक टर्नओवर रेशो। ठीक है, तो टर्नओवर रेशोज की पहचान क्या हुई, ऊपर नेट सेल्स और नीचे रेशो का नाम। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो आप ऊपर से देखें, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो में नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, फिर फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो में नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशोज में नेट सेल्स अपॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, कैपिटल टर्नओवर रेशो में नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, वही नाम का हिस्सा चल रहा है सब में। जब डेटर टर्नओवर रेशो आया तो नेट सेल में एक वर्ड आ गया नेट क्रेडिट सेल्स, और डेटर के अलावा वहां लिख दिया एवरेज डेटर्स। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो में सेल हटा के क्या लिखा, परचेज, और स्टॉक टर्नओवर रेशो में क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक, यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब देखो दो फार्मूले इसी फैमिली से हैं जिनका नाम जो है उसमें टर्नओवर रेशो नहीं आता और फार्मूला भी कुछ अलग है। ये है एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड। बड़े आसान है। आप एक बात बताइए, कलेक्शन किससे करते हैं, डेटर से या क्रेडिटर से? पैसा कलेक्ट किससे करके लाते हैं, डेटर से करते हैं ना। तो जब आप डेटर से पैसा कलेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या करना, 365 डेज होते हैं ना एक साल में, 365 को डेटर टर्नओवर रेशो का जो आंसर आया है उससे डिवाइड कर देना, अगर डेज में निकालना है। अगर मंथ्स में निकालना है तो ऊपर लिख देना 12 और नीचे लिख देना डेटर टर्नओवर रेशो का आंसर। ठीक है, दूसरा है एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट, आप पेमेंट किसको करते हैं, डेटर को या क्रेडिटर को? ऑफ कोर्स क्रेडिटर को। तो आपको इस फार्मूले में क्या बनाना होगा, ऊपर या तो लिख देंगे 365 या 12। आपका आंसर अगर 365 लिखेंगे तो डेज में लिखना, और अगर 12 लिखा है तो मंथ्स में लिखना, डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। ठीक है, तो ये हो गए इसके फार्मूले। तो आपको देखो 9 फार्मूले याद हो गए। मैं आपको हल्का सा इतना ही रिवीजन करवाता हूँ पहले कि हमने अभी क्या क्या सीखा। ठीक है, हमने सबसे पहले बात करी लिक्विडिटी रेशोज़ की। लिक्विडिटी रेशोज़ के अंदर करंट रेशो, लिक्विड रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो आता है, जिसके अंदर डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी फिक्स है, ऊपर आता है रेशो का एक तरीके से नाम। जैसे करंट रेशो है तो करंट एसेट, लिक्विड रेशो है तो लिक्विड एसेट्स, और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो है तो कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट रेशोज़ पे गए, टर्नओवर रेशोज़ पे, जिनकी पहचान होती है ऊपर टर्न ओवर आता है। ओवर यानी कि सेल्स ऊपर आएगी, टर्नओवर का मतलब सेल्स, ओवर का मतलब ऊपर, यानी सेल आएगी ऊपर। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो में नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। इस तरीके से आपको 4 फार्मूले तो याद हो गए। 5, 6, 7 में क्या था, डेटर वाले में याद रखने की बात है कि नेट क्रेडिट सेल्स आती है, क्रेडिटर वाले में याद रखने की बात है कि नेट क्रेडिट परचेज आती है, और स्टॉक वाले में सेल और परचेज दोनों का कोई कॉम्बिनेशन हो जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पेमेंट पीरियड या कलेक्शन पीरियड की जब बात होती है, कलेक्शन होता है डेटर से, तो 365 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशो, और पेमेंट होती है किसको, क्रेडिटर्स को, तो 365 डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। तो ये आपको फार्मूले याद हो गए हैं। देखो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ है ना, इसका क्या हुआ, इसके साथ थोड़ा सा एक और आप लोगों को अजीब सी बात बताऊँ। इस फैमिली में क्या हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी की 2 बार शादी करवाई गई। एक बार हुई सेल से हुए उसके फैमिली में 4 बच्चे, और उसके बाद दूसरी हुई कैपिटल एम्प्लॉयड से, और कैपिटल एम्प्लॉयड से भी हुए 4 बच्चे। तो इसके 2 बार शादी हुई है, और 2 बार शादियों से 4-4 बच्चे हैं। अब आपको याद रखना है कैसे, नाम सुनते याद हो जाएगा। पहली शादी हुई इसकी सेल से, तो सेल से बेस्ड कौन से बच्चे हुए, उनका क्या क्या नाम रखा गया। पहला जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। देखो सेल से हुए तो आपको सब जगह क्या लगाना है, सेल। अब याद क्या, कंफ्यूजन क्या होती है, सेल ऊपर आएगा या नीचे, क्योंकि अभी जो टर्नओवर रेशोज पढ़े, टर्नओवर रेशोज में सेल होती है ऊपर। ठीक है, टर्नओवर रेशोज में सेल होती है ऊपर, जबकि जो बेस्ड ऑन सेल वाले फार्मूले हैं ना, इनके अंदर सेल कहाँ आएगी, हमेशा नीचे। नेट सेल्स कहाँ होगी, नीचे होगी। आ रही है बात समझ में? तो चारों फार्मूलों में नेट सेल्स कहाँ आएगी, नीचे, क्योंकि टर्नओवर रेशोज में नेट सेल्स थी ऊपर, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी वाले हैं इन सब में नेट सेल्स आएगी नीचे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अब जीपी रेशो।
ठीक है। जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के अंदर क्या होगा, ऊपर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे आएगा नेट सेल्स इन 200। ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशो, ऊपर आ जाएगा नेट प्रॉफिट, नीचे आ जाएगा नेट सेल्स इन 200। तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नीचे नेट सेल्स इन 200। चौथा, अब ये जरा ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग रेशो। क्या आप लोग इसमें और ऊपर वाले में डिफरेंस देख पा रहे हैं? ऊपर वाला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो जो प्रॉफिट वाले तीनों थे हमने देखा उनमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, सब में यही था, इनटू 100 था। लेकिन ये जो वर्ड है ये है ऑपरेटिंग रेशो, केवल ऑपरेटिंग वर्ड लिखा है, ऑपरेटिंग के साथ प्रॉफिट वर्ड नहीं है। तो जब ऑपरेटिंग के साथ प्रॉफिट वर्ड नहीं होगा तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सुनना। इसका मतलब होता है कि ये एक एक्सपेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये इनकम के बारे में बात नहीं है, ये प्रॉफिट के बारे में बात नहीं है, ये बात किसके बारे में है, एक्सपेंस के। तो ऑब्वियसली नीचे तो नेट सेल्स आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट वाले में ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वाले में नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और जब केवल ऑपरेटिंग लिखा हो तब ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इन 200। बनना तो इतना ही चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात और याद रखना कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ये इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जोड़ देना। आई रिपीट, जब ऑपरेटिंग रेशो याद करना हो ध्यान से देखना, इसमें प्रॉफिट वर्ड नहीं है, यानी ये एक्सपेंस का रेशो है। तो ऊपर आ जाना चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नीचे आ जाना चाहिए नेट सेल्स, लेकिन एक एक्स्ट्रा वर्ड इसके अंदर ऐड हो जाएगा जिसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 100। तो आया समझ में आप लोगों को ये? वेरी गुड। तो ये था इसका फर्स्ट जो शादी हुई उससे जो नाम रखे गए उन नामों के बारे में चर्चा थी, बेस्ड ऑन सेल्स। अब हम बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो इसकी सेकंड मैरिज हुई उससे भी 4 बच्चे हुए और चारों बच्चों के फार्मूले नाम याद करते हैं। आओ, बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें सबसे पहले अगर हम याद रखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी पैसा लगाने से बदले में वापस क्या आता है। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर आपको लगता हो कि केवल शेयर कैपिटल को बोलते हैं या शेयर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को बोलते हैं, तो इतना ही नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड में डिबेंचर्स भी काउंट होते हैं। जी हाँ, आपको अगर नॉलेज नहीं है तो बताऊं, कैपिटल एम्प्लॉयड में बैंक लोन डिबेंचर्स भी काउंट होते हैं, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए जिस भी सोर्स से पैसा आया उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। अब सुनना, बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऊपर वाले का नाम था बेस्ड ऑन सेल, तो सबके बेस में सेल था, सबका बेसिस सेल था, देखो है ना। अब है बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नीचे सबका बेसिस कैपिटल एम्प्लॉयड आना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक एक फार्मूले को सुनेंगे और उसके नाम से उसको पहचानेंगे कि उसमें क्या आना चाहिए। देखो शुरुआत करते हैं। पहला, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी नीचे तो आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, ऊपर आनी चाहिए ऑन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ऊपर रिटर्न आनी चाहिए, नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हो जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब रिटर्न का मतलब होता है कि भाई पैसा लगा के कमाया क्या, तो यहाँ पे प्रॉफिट आता है, एक ऐसा प्रॉफिट जो ना अभी तक डिबेंचर होल्डर्स में को इंटरेस्ट देने से पहले, प्रेफरेंस होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले, इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले जो प्रॉफिट हो उसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी जिन लोगों से पैसा भी इकट्ठा किया था, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, इन लोगों को भी कुछ ना लौटाया हो, ना इंटरेस्ट दिया हो ना डिविडेंड दिया हो किसी को भी। ठीक है, तो कौन सा प्रॉफिट? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, देखो क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ओन शेयर होल्डर्स फंड, तो नीचे तो क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड। ऊपर क्या आएगा? सुनना बेटा, शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है, रिटर्न का मतलब जो उनको बदले में पैसा मिलता है, वो कब मिलता है पता है ना आपको? पहले हमें क्या करना होता है? डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना होता है, फिर सरकार को टैक्स देना होता है, फिर जो पैसा बचता है सरकार को टैक्स देने के बाद, वो पैसा प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए काम में आता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। आओ, तो यानी कि इसमें कौन सा प्रॉफिट आना चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो ये आपको समझना पड़ेगा, लिंकअप करो, क्योंकि देखो बाकी तो फिर भी याद हो गए, ऐसे कुछ फार्मूले हैं जो नाम से याद नहीं होंगे, तो आपको इसको समझना भी पड़ेगा साथ में। रिटर्न ऑन कैप शेयर होल्डर्स फंड, यानी नीचे तो शेयर होल्डर फंड आ गया, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व्स। ठीक है, ये तो नीचे आ गया। ऊपर क्या आएगा? प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो इन लोगों को मिले,
इन लोगों को कब मिलता है? जब टैक्स सरकार को दे देते हैं उसके बाद इन लोगों को पैसा मिलता है। तो ऊपर कौन सा आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्योंकि डिबेंचर्स वालों का भी पैसा काउंट करना था, इसलिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया था वहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब आप लोग एक खुद ही बात बताइए, इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब नीचे तो पक्का इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी, ये बात तो श्योर है। ऊपर क्या आएगा? इक्विटी वालों को पैसा कब मिलता है बेटा? जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस वालों को भी डिविडेंड दे देते हैं ना, उसके बाद जो पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो इसका फार्मूले में ऊपर क्या आ जाएगा? इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड भी है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसका मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो जाता है तो जो निकल के आता है उसको बोलते हैं ऐसी अर्निंग जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो इस फार्मूले को क्या बोल सकते हैं अपन? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, अच्छा अब आता है हमारा लास्ट, इसमें सेकंड फैमिली से जो लास्ट है वो है रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। देखो मैंने आपसे कहा, नाम से ही पता चल रहा है ऑन टोटल असेट्स, यानी नीचे तो क्या आ जाएगा? टोटल असेट्स। नीचे वाले में तो दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या आएगा? टोटल असेट, यानी ऐसी असेट्स जो सारे बिजनेस को चलाने में काम में आई, तो इसमें वही आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें और कैपिटल एम्प्लॉयड वाले में फार्मूला सेम है। रिटर्न ऑन टोटल असेट्स हो तो भी क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऊपर आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को। फोर्थ वाला, ये लास्ट वाला देखो, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के अंदर दो बार फार्मूले याद करने होंगे, एक बेस्ड ऑन सेल्स और दूसरा बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेस्ड ऑन सेल्स वाले में सब जगह नेट सेल्स नीचे आएगी, ऊपर आएगा फार्मूले का नाम। जैसे जीपी रेशो है तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशो में नेट प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब केवल ऑपरेटिंग रेशो लिखा हो तो ऊपर आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और उसमें एक चीज़ ऐड करनी होती है एक्स्ट्रा, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ऑन के बाद जो वर्ड है ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें बेसिस में जाएगी। जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है तो ये कहाँ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड बेस में चले जाएगा। ऊपर आएगा प्रॉफिट, कौन सा? सारा बचा हुआ प्रॉफिट, मतलब जो किसी को भी नहीं दिया अभी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड की बात आती है, यानी नीचे तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, ऊपर वो प्रॉफिट आना चाहिए जो इन लोगों को मिलता है, यानी टैक्स के बाद जो बचता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात आती है। रिटर्न ऑन इक्विटी में नीचे तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा? ऊपर वो प्रॉफिट जो इन लोगों के लिए बचता है, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो वाला। और रिटर्न ऑन टोटल असेट्स के अंदर नीचे तो टोटल असेट्स और ऊपर वही प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे अब हमारा लिवरेज रेशो पेंडिंग था, लिवरेज रेशो और देखते हैं अभी। डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट इक्विटी जैसा मैंने कहा नाम से ही पहचान है, तो ऊपर डेब्ट और नीचे इक्विटी। देखिए इक्विटी का मतलब केवल इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, यहाँ पे इक्विटी का मतलब है पूरा शेयर होल्डर्स फंड, यानी इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व्स, तीनों चीज़ें काउंट होंगी। ठीक है, अच्छा डेब्ट का मतलब क्या होता है? डेटर नहीं होता, डेब्ट का मतलब होता है ऋण, लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कई जगह तो टोटल डेब्ट वर्ड लिखा होता है, कई जगह केवल डेब्ट होता है, ये डिपेंड करता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अलग अलग दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो डेब्ट अगर लिखा है तो केवल नॉन करेंट लाइबिलिटी, अगर टोटल डेब्ट वर्ड लिखा है तो वहाँ पे नॉन करेंट और करेंट दोनों लाइबिलिटीज़ को जोड़ा जाएगा। अच्छा प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटर, अब ये भी याद करो नाम से पहचान है। अब नाम से कैसे याद रखोगे प्रोप्राइटरी रेशो को? देखो बेटा मैं जो कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना, आपको पक्का याद हो जाएगा। प्रोप्राइटरी रेशो में प्रोपराइटर यानी कि मालिक को चिंता है कि उसका, ये सॉल्वेंसी रेशोज होते हैं, इन रेशोज का नाम क्या होता है अगर मैं आपको बोलूँ तो लिवरेज रेशोज का दूसरा नाम क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशोज। तो यहाँ पे मालिक को है ना टेंशन है कि उसका पैसा सेफ है या नहीं है प्रोपराइटरी रेशो में, तो वो क्या करता है, अपनी सारी टोटल असेट्स को है ना जमीन के अंदर जगह गड्ढा खोदता है, सारी एसेट्स को उसके अंदर डालता है और एक दरी बिछा के ऊपर खुद बैठ जाता है। अब इसको समझना जरा, टोटल एसेट्स तो दरी के नीचे हैं, तो टोटल एसेट्स तो नीचे आ गई, ऊपर वो खुद बैठ जाता है कि उसका सारा पैसा सेफ हो जाए, तो ऊपर क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड। प्रोप्राइटर यानी कि मालिक को टेंशन है कि उसका पैसा सेफ है या नहीं है, तो वो सारी एसेट्स को नीचे दबा के ऊपर खुद बैठ जाता है, तो नीचे आ जाएगा टोटल एसेट्स, ऊपर आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। ठीक है, अच्छा सोल्वेंसी रेशो,
सोल्वेंसी रेशो में भी मालिक को टेंशन है, लेकिन किस बात की टेंशन है कि क्या वो सारी लाइबिलिटीज़ को चुका पाएगा। तो इस बार क्या होता है, दूसरे लोग बोलते हैं कि भैया तुम सॉल्वेंट भी हो या नहीं हो, तुम हमारे पैसे चुका भी पाओगे या नहीं पाओगे। तो वो कहता है लो जी मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आप लोग आके बैठ जाओ। अब एक बिजनेस को पैसा दो लोगों को चुकाना होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ को भी और करंट लाइबिलिटीज़ को भी। तो दरी के नीचे तो अभी भी वही टोटल असेट्स हैं, लेकिन सॉल्वेंसी रेशो में ऊपर अब हम नहीं बैठते, ऊपर उन लाइबिलिटीज़ को बैठा देते हैं कि भैया आप सुरक्षित महसूस करो, आप टेंशन मत लो। तो ऊपर आ जाएंगे टोटल डेप्ट, यानी कि नॉन करेंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दोनों को ऊपर बैठा दीजिए। ये होता है सॉल्वेंसी रेशो का फार्मूला। अब आता है कैपिटल गियरिंग रेशो, जो बहुत कम पूछा जाता है, याद भी बच्चों को कम ही रहता है। आइए एक बार इसके बारे में भी जान लेते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशो, देखो यहाँ पे एक वर्ड गियरिंग रेशो, इसको याद करने के लिए आपको क्या याद करना है, ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट वाली सिक्योरिटीज, नीचे वेरिएबल कॉस्ट वाली सिक्योरिटीज। अब ये क्या भला होती है, देखो बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। जिन चीज़ों के साथ परसेंटेज फिक्स है वो ऊपर, और जिस चीज़ के साथ परसेंटेज फिक्स नहीं है वो नीचे, ठीक है। अब देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर के नाम के आगे हमेशा वो लगा हुआ होता है परसेंटेज, प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड का रेट और इक्विटी और डिबेंचर के इंटरेस्ट का रेट हमेशा फिक्स होता है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर तो आ जाते हैं ऊपर, इक्विटी जो होता है उनका कभी भी रेट फिक्स नहीं होता है, इसलिए इक्विटी क्या आ जाता है नीचे, शेयर होल्डर फंड, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहाँ पे ये वर्ड्स आएंगे। ऊपर प्रेफरेंस और डिबेंचर्स, नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। ये वर्ड एक्चुअली शेयर होल्डर फंड नहीं आएगा, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आना चाहिए प्लस रिजर्व्स आना चाहिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशो मैं कह रहा हूँ आपसे नाम से पहचाने, आपको नाम याद रखना है तो नाम से ही फार्मूले बनाने पड़ेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ गया, अब इसका क्या करें इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। देखो इंटरेस्ट को कवर करना है एक ऐसे प्रॉफिट से, मान लो ऊपर से ना प्रॉफिट की बारिश हो रही है, नीचे खड़ा है एक छाता लेके इंटरेस्ट, नीचे कौन खड़ा है, इंटरेस्ट खड़ा है छाता लेके। इस इंटरेस्ट को बचना है ऊपर वाले प्रॉफिट से, यानी इस इंटरेस्ट को कवर कर दो। तो ये इंटरेस्ट नीचे है, इसके ऊपर एक छाता, ठीक है, और छाते में कवर करना है इसको ऊपर होने वाली प्रॉफिट की बारिश से। अब सुनना, नीचे क्या आ जाएगा इंटरेस्ट, और ये किसके नीचे खड़ा है, छाते के नीचे खड़ा है। ऊपर हो रही है प्रॉफिट की बारिश, और प्रॉफिट कौन सा, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस ना हुआ हो, यानी जो इंटरेस्ट तक ना पहुंचा हो ऐसा प्रॉफिट। तो ऊपर कौन सा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। बिफोर क्यों आया, क्योंकि नीचे इंटरेस्ट खड़ा है, ये प्रॉफिट इंटरेस्ट तक पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि बीच में छाता है। तो ऐसा कौन सा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में नीचे तो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या इंटरेस्ट ऑन लोन, ऊपर क्या आएगा, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी तक इंटरेस्ट माइनस ना हुआ हो, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेक्स्ट प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। देखो अब प्रेफरेंस डिविडेंड में प्रेफरेंस डिविडेंड नीचे आ जाना चाहिए, इसको छाते से कवर करो, और ऐसा प्रॉफिट जो इस तक ना पहुंच पाया हो, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड तक कौन सा प्रॉफिट नहीं पहुंच पाता, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के जस्ट बाद क्या दिया जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। मैं आप लोगों को है ना एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, जो हमारे वो वर्ड मीनिंग्स के लिए ना करंट एसेट्स में क्या काउंट होता है, करंट लायबिलिटीज में, तो उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा इसके अंदर, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड के अंदर, नीचे तो प्रेफरेंस डिविडेंड आ ही जाएगा। एक और बच गया हमारा फिक्स्ड एसेट्स रेशो। फिक्स्ड एसेट्स रेशो में नीचे फिक्स्ड एसेट्स आती हैं, ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो आप लोगों को ये भी याद हो गए होंगे, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। लिवरेज रेशोज में डेप्ट इक्विटी रेशो, ऊपर डेप्ट नीचे इक्विटी। प्रोप्राइटरी रेशो में मालिक को चिंता है कि उसका पैसा सेफ है या नहीं है, तो वो टोटल एसेट्स को नीचे दबा के ऊपर खुद बैठ जाता है, शेयर होल्डर्स फंड। सोल्वेंसी रेशोज में उसको ये चिंता है कि बाहर के लोगों को पैसा चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, तो टोटल एसेट्स को नीचे दबा के वो ऊपर सब लोगों को लाके बैठा लेता है, नॉन करेंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटीज़ को दरी के ऊपर बैठा देता है। कैपिटल गियरिंग रेशो में जिनकी परसेंटेज फिक्स होती है वो ऊपर, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर, नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में नीचे तो इंटरेस्ट है, आप उसे कवर कर देंगे प्रॉफिट से जो इंटरेस्ट तक ना पहुंचाओ, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो में नीचे प्रेफरेंस डिविडेंड और ऊपर ऐसा प्रॉफिट जो इन तक ना पहुंचाओ, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स रेशो, फिक्स्ड एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स नीचे और कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर। आइए अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो। अभी तक आपने जो रेशोज़ की बात करी उन रेशोज़ के अंदर तो हमारा पूरा का पूरा क्या था, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस जो है ना, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से के बजाय इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आता है। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो के अंदर सबसे पहला है जैसे हमारा
अर्निंग पर शेयर, देखिए जैसे कि नाम से ही जाहिर है, हर चीज़ नाम से आप याद रख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर पे कितना कमाया। देखो अगर मैं आपको ये बता दूं कि भाई हमने टोटल 2 लाख रुपए कमाए और शेयर थे 1,000, तो बताओ हर शेयर पे कितने रुपए कमाए अपन ने? 200 रुपये। आपने कैसे निकाला? जो टोटल कमाई थी वो ऊपर लिख दिया और जितने शेयर थे वो नीचे लिख दिया। 2 लाख को तो लिख दिया ऊपर और 1,000 शेयर थे वो लिख दिए नीचे। ठीक है, तो यानी कि 200 रुपये पर शेयर कमाए आप लोगों ने। ठीक है, तो ये कैसे होता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ऊपर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसका इसी का दूसरा नाम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते हैं तो जो बचता है उसको बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा ऊपर, और नीचे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि टोटल कमाए 2 लाख रुपए, शेयर कितने थे? 1,000, तो पर शेयर कितने हो गए? 200 रुपये हो गए। नेक्स्ट, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर कैसे होता है? इसमें क्या होता है, देखो ये जरूरी नहीं है कि हमने जितना पैसा कमाया सारा का सारा बांट दें। पर शेयर जहां पे आ गया, इसमें तो क्या करना है अपन को? नीचे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है। पर शेयर के लिए तो यही करना है ना, एक शेयर की वैल्यू पता लगाने के लिए पर शेयर से डिवाइड, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा, जैसे अर्निंग पर शेयर था तो अर्निंग अवेलेबल आ गया था, डिविडेंड पर शेयर है तो जो आपने डिविडेंड बांटा इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो आ जाएगा। ठीक है, मान लो आपने केवल 1.5 लाख रुपए बांटे 1,000 शेयर होल्डर्स को, तो आपका डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया? 150 रुपये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग, मैंने आपसे कहा शुरुआत से ही, नाम से पहचान बनाओ। प्राइस अर्निंग, ऊपर लगाओ प्राइस, नीचे लगा दो अर्निंग, यानी मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, तो ये हो गया हमारा प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग, ऊपर प्राइस नीचे अर्निंग। प्राइस वाला नाम किस नाम से जाना जाता है? मार्केट प्राइस पर शेयर। और अर्निंग को किस नाम से जाना जाता है? अर्निंग पर शेयर। तो याद हो जाएगा ये फार्मूला आप लोगों को। आओ नेक्स्ट, डिविडेंड पे आउट रेशो। ये डिविडेंड पे आउट रेशो है ना, ये ऊपर अर्निंग और डिविडेंड वाले थे उनसे ही बनाए हैं। डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब होता है कि आपने जो कमाया उसमें से कितना परसेंट पैसा बांटा। जैसे मान लो मैंने कमाए थे 2 लाख या 200 रुपये पर शेयर कमाया था और बांटा केवल 150 रुपये पर शेयर, है ना, डिविडेंड बांटा 150, तो आपका 75% पैसा आप लोगों ने बांटा। ये 75% कैसा आया? जो आपने डीपीएस था, ये देखो डीपीएस ऊपर और ईपीएस नीचे, इंटू 100, यानी आपने 75% डिविडेंड पे आउट किया है। जो आपने पैसा कमाया है उसका 75% पे आउट किया है। तो जो डिविडेंड है वो वैल्यू ऊपर और जो अर्न किया था वो वैल्यू नीचे। ठीक है, डिविडेंड यील्ड रेशो। डिविडेंड यील्ड का मतलब जो कंपनी, जो इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया था उसने तो शेयर कितने पे खरीदे थे? मार्केट प्राइस पे खरीदे होंगे, तो उसको बदले में क्या मिला? कंपनी से डिविडेंड मिला। तो डिविडेंड यील्ड, यील्ड का मतलब होता है कमाई, यानी शेयर होल्डर को कमाई कितनी परसेंट हुई? जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया था मार्केट प्राइस पर शेयर वो नीचे, और जो उसको डिविडेंड पर शेयर मिला वो ऊपर। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो। एक बार फिर बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। पर शेयर का मतलब क्या हुआ? नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ऊपर आ जाएगा अगर अर्निंग पर शेयर है तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, और दूसरा डिविडेंड पर शेयर है तो ऊपर आ जाएगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशो में पता चला ऊपर आएगा मार्केट प्राइस पर शेयर, नीचे आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अच्छा, डिविडेंड पे आउट रेशो में ऊपर डीपीएस नीचे ईपीएस, और डिविडेंड यील्ड रेशो में ऊपर डीपीएस डिविडेंड यील्ड, यील्ड का मतलब कमाई, तो ऊपर तो डिविडेंड और नीचे यील्ड कमाई, यानी पैसे लगाए कितने थे मार्केट प्राइस पर शेयर वो नीचे रख दोगे। तो दोस्तों ये रहे आप लोग आपके सारे फार्मूले। ठीक है, आप लोग इसे देख सकते हो आराम से और याद करेंगे नोट्स बना के। मैं इसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्या होती है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अभी आप लोगों के लिए बनाता हूँ और आप लोग फिर उसे भी। दोस्तों अगर अभी तक आपने डाइव टू लर्न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और हमारी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आने वाली है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और हाँ, अगर आपको अपने दोस्तों के लिए भी इसे इंपॉर्टेंट समझें तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो।